बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक हफ़्ते से मैं लगातार इस प्लेटफॉर्म पे अपने टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको बार बार यही बताई जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ऐसा राउंड, एक ऐसा रगड़ा राउंड, एक ऐसा विगरस राउंड शुरू होने वाला है जिससे कि जो चीखें हैं वो अब आपको बुलंदोबांग सुनाई देंगी। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका अंदाज़ा था और काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा था, और इसी वजह से हमने देखा कि ऑफ़र्स की भरमार, डील की भरमार, बहनों के ज़रिए डील की भरमार, बहनों के ज़रिए ऑफ़र की भरमार, मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, चाहे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हों, चाहे वो अली अमीन घंटापुर साहब हों, उनके ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ जो पैगामात हैं वो चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों, उनके ज़रिए मुख्तलिफ़ पैगामात जो हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को। मकसद क्या था? मकसद ये था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काम के अंदर बहुत माहिर है कि वो प्रीएम्प्ट कर लेती है चीज़ों को, और प्रीएम्प्ट करके फिर वो अपने आइडियाज़ फ्लोट करना शुरू कर देती है, और फिर देखती है कि जो उन आइडियाज़ के ऊपर रिएक्शन कैसे आया। जैसे कि ये कह देना कि हम तो कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी अपनाने के लिए तैयार हैं। जैसे ये कह देना अलीमा खान की तरफ से कि जी खुदा का वास्ता हमारे साथ बात कर लो, क्या लोग हैं हमारे भाई को बाहर निकालने के लिए। ये आइडिया फ्लोट किया मार्केट के अंदर, जब देखा कि ओए होए ये तो अपने लोग ही कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, तो पीछे सलमान अकरम राजा साहब को भेजा कि यार ऐसा करो कि जाकर बोल दो कि वो जो बयान है वो तो पार्टी पॉलिसी नहीं है। फिर उसके बाद चाहे मुज़ाकरात की बात करनी हो, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। हुकूमत को ना है मुज़ाकरात के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को हाँ है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन फिर उसके बाद भी उसके अंदर भी मज़ीद उसको नैरो डाउन करते हैं कि हम सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, हम बात भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 बात करना चाहते हैं, यानी कि इमरान खान डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, और वो मीडिया से भी बहुत दूर होगी, किसी को उसके बारे में पता भी ना चले। ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो मुख्तलिफ पत्ते फेंके जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुख्तलिफ रंगबाजियाँ हो रही थी, उसकी वजूहात ये हैं। एक तो ये कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। पाकिस्तान को इस टाइम पर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक नेगेटिव सियासत है उसकी रत्ती भर ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? वो रीज़न्स हमारे सामने है, क्योंकि उनके बगैर और उनकी नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ उन्होंने सिर्फ अभी तक रोड़े ही अटकाए हैं। जंग के दिनों के अंदर भी वो रोड़े अटका रहे थे, अभी भी वो जो मुल्कगीर एहतजाज का बोल रहे हैं, तो हर मामले के अंदर जो उन्होंने रोड़े अटकाए हैं, उन सब के बावजूद जो पाकिस्तान है वो आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और हर लिहाज से चल रहा है। तो ज़रूरत नहीं है। ये तो फ़ौज की बात करते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है, हुकूमत को इनकी ज़रूरत नहीं है। शहबाज सरकार को, शहबाज शरीफ और शहबाज सरकार जैसी जो सॉफ्ट सरकार शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई हो, क्योंकि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने तो दुनिया जहां की कुव्वतों को अपने साथ मिला करके अपनी ऑपोजिशन को दीवारों में चुनवाने की भरपूर कोशिश की थी, हर एक को जेल में भेजा। वो तो इमरान खान तो वज़ीर आज़म बने ही बदला लेने के लिए थे ना, कि उनको नवाज शरीफ से बदला लेना था, मरीम नवाज से लेना था, शहबाज शरीफ से लेना था, आसिफ ज़रदारी से लेना था, तो उनको तो दुनिया जहाँ के जो अपनी ऑपोजिशन है उससे उन्होंने बदला लेना था, और लिहाजा इस मकसद के लिए वो वज़ीर आज़म बने। आवाम को सर्व करने के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए तो नहीं बने। और उस टाइम के ऊपर जो जनरल बाजवा थे या जनरल फैज़ हमीद थे, वो इस टाइम पर जनरल्स थे कि उन्होंने अपनी जितनी भी जनरल गिरी है वो अपने लिए इस्तेमाल की, पावर में रहने के लिए इस्तेमाल की। उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, क्योंकि उनको अपनी जो है जो पोजीशंस थी उनको काफ़ी हद तक महफूज रखना था। तो वो भी पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ खास क्या बल्कि कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। बल्कि जनरल फैज़ हमीद का तो सियासत के अंदर मुदाखलत का इस हद तक किरदार रहा है, जनरल बाजवा का इस हद तक किरदार रहा है कि मैं नहीं समझती कि मज़ीद और इफ़ यू गो डाउन द लेन, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसको कोई तारीख़ में कुछ अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पर जब हम देखते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो अब, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, और जिस तरीके से जब से वो आर्मी चीफ़ बने हैं और वो इदारे को लेकर के चल रहे हैं, तो उसके बाद तो इदारे के अंदर अपने ही मुख्तलिफ चीफ्स के अगर आप कंट्रास्ट करें तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका फौरी तौर पर ना पता नहीं चलता। कुछ साल गुजर जाने के बाद जब आप पीछे पलट के देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये वो शख्स आया था, फलाना लीडर आया था, फलाना आर्मी चीफ आया था, फलाना जो शख्स था वो इस जो इदारे का सरबराह बना था, और फलाना शख्स उस इदारे का सरबराह बना था जो कि ये अपनी लेगेसी छोड़ के गया। ये जो लेगेसी छोड़ने वाली बात होती है ना, ये बड़ी बात में आप देखें नवाज शरीफ के खिलाफ
लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं बोला, नवाज शरीफ को किस हद तक ख़त्म करने की कोशिश की गई, हर चीज़। लेकिन आज इतने सालों के बाद, हालांकि इस टाइम पर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, नवाज शरीफ उस तरह से सियासी तौर पर एक्टिव नहीं है जिस तरीके से वो पिछले अपनी वजारत उज़्मा में थे, या जिस तरीके से उनका जो सियासत का एक एक्सपीरियंस है। लेकिन इस सब के बावजूद, चाहे 10 मई की बात हो, चाहे 28 मई की बात हो, हर मौके के ऊपर नवाज शरीफ के बारे में उनके मुखालफीन भी अब बोल रहे हैं। वो लोग जो उनकी मुखालफत करते रहे हैं, वो लोग जिनके अंदर एक बहुत ही बड़ा यूथिया कीड़ा होता था, यूथिया का एक जहर होता था, वो तक लोग जो है, अब मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ कि टेलीविजन पर आकर नवाज शरीफ की तस्वीर करते हैं कि जी नवाज, तारीफ करते हैं कि जी नवाज शरीफ तो ऐसे था, तो नवाज शरीफ तो ऐसे है, और नवाज शरीफ ऐसे, और बड़ा डीप शख्स, और बड़ा लाइक यू नो। तो तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। अब ये पूरी राम कहानी बताने का मकसद आपको ये है, दो चीज़ें जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए मैंने पूरी तमहीद बांधी है। समझाना भी तो ज़रूरी होता है ना भाई, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, आप लोग को समझ आ जाता है, लेकिन कुछ यूथिया भी होते हैं जो हमारी व्लॉग्स देख रहे होते हैं, तो उनको चीज़ समझ नहीं आती, तो उनको फिर समझाना पड़ता है, उनको समझाने के लिए बैकग्राउंडर देना पड़ता है, उनको समझाने के लिए तमहीद बांधनी पड़ती है। तो ये है कि जी 9 मई वाला रगड़ा शुरू हो चुका है। 9 मई के जो मुलजिम हैं वो मुजरिम बन चुके हैं, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये पहली किस्त हुई थी आज उसकी, और ये अब रवा दवा केस रहेगा, और ये बड़ी सीरियस, बड़ी संगीन है। ये पार्लियामान आपको पीटीआई से खाली होती हुई दिखाई देने वाली है, ठीक है। ये आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल लुट्टो पुट्टो हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जो पीटीआई ने अपनी हुक्मरानी में जो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी अपनाई थी ना, लुट्टो तो फुट्टो, वो पॉलिसी अब उनकी अपने लोगों के साथ, उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ होने वाली है। क्योंकि 9 मई के हवाले से 11 लोगों को आज सजा सुना दी गई, और ये वो लोग थे जिन्होंने थाना रमना में हमला किया था, ठीक है। अब सीन ये था कि 9 मई में जीएचक्यू पे हमले हो रहे हैं, थानों पर भी हमले कर दिए भाई, थानों तक पे हमले कर दिए, फौजी तनसीबात पे हमले कर दिए। नक्शे अमल पाकिस्तान की आवाम को जितना नुकसान पहुंचाया, रियासत पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया, ये भाई 11 लोगों को सजा हुई है। एक उनमें एमएनए हैं पीटीआई के अब्दुल लतीफ़ चितानी साहब, 10 साल सजा हुई है। अच्छा, सिर्फ एमएनएस का प्रॉब्लम क्या है, और एमपीएस का भी ये प्रॉब्लम, ये सेनेटर्स का भी, या आगे आगे जैसे होगा ना, क्योंकि सिलसिला यहाँ रुकना नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझ गए आप। तो ये अभी जो शुरुआत हुई है, एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस, इनका मामला ये है कि जब ये मुल्जिम से मुजरिम बनते हैं तो इनको अपनी सीट भी गंवानी पड़ती है, नाअहली होती है, सजा मिलती है, जुर्माने होते हैं, तो इनको सीट छोड़नी पड़ती है। जब सीट छोड़नी होती है तो उसके ऊपर नया इलेक्शन लड़ा जाता है, नए बंदे को लाया जाता है, और जब नया बंदा आता है तो गारंटी थोड़ी है कि वो पीटीआई का ही होगा, ये इसी पार्टी का ही होगा, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। डिस्क्वालिफिकेशन, सो डिस्क्वालिफिकेशन, 10 साल कैद एंड ऑफ कोर्स जुर्माना। 11 लोग थे जिनमें से 4 को तो अदालत से ही अरेस्ट, फौरी 10-3 को गिरफ्तार करें। 3 जो थे वो उन्होंने जहमत ही नहीं की कि जी हम क्या, हम कौन, हम खाम खा सानू की, उनको लग पता जाएगा, उनको घर से अरेस्ट। तो 11 लोगों को आज जो है पहली खेप में सजा हुई है, जिसका यह मतलब है कि वो ऑप्शन जो कि डीजीआईएसपीआर ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि आप पहले इस चीज को माने, अपनी गलती को तस्लीम करें, आप माफी मांगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आज 2 साल के बाद जब 9 मई के हवाले से ये मुकम्मल हतमी तौर पे फैसले आना शुरू हुए हैं, तो उसके बाद से ये बात तय हो गई है कि अब माफी भी नहीं चलेगी। पाँव पकड़े, नाक रगड़े, एड़ियां रगड़े, जो चाहे मर्जी कर लें, अब माफी भी काम नहीं आनी, अब माफी तलाफी का भी वक्त चला गया। इसलिए भी मैं कह रही हूं माफी तलाफी का वक्त चला गया। सिर्फ ये नहीं कि जी 9 मई के हवाले से सजा हुई है, लतीफ खोसा साहब, उनके हवाले से ये बयान मंसूब किया जा रहा है कि जो लतीफ खोसा साहब हैं वो फील्ड मार्शल साहब के बारे में ये कह रहे थे, उनके फील्ड मार्शल बनने के चक्कर में, कि जी तबसरा सुनिए उनका, इन्होंने कौन सी ज़मीनी जंग जीती है, और कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर ले भाई, कि आपको बुग़्ज़े जनरल आसिम मुनीर में, बुग़्ज़े फ़ौज में आप इतने आगे चले गए कि कौन सी ज़मीनी जंग, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे खासे आपका ऐसे लॉ एक्सपर्ट, आपका इतना बड़ा नाम है, आपकी एक लेगेसी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब आप थे तो आपने बहुत बड़े ओहदे एंजॉय किए हैं, आपका एक लेवल, एक कैलिबर है लतीफ़ खोसा साहब का, राइट।
लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो इससे आपका बायस, आपका बुग़्ज़ बिल्कुल साफ नजर आता है। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपको क्या माफी मिलनी है, क्या आपके लीडर को आसानी मिलनी है, क्या जो कैदी नंबर 804 है उसके साथ रियायत हासिल होनी है, जो कि असल में पाँव पकड़ने के लिए घुटनों पर आए हुए हैं, घुटन जी हर 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 कुछ वो करने के लिए तैयार है कि बस उनको सिर्फ जेल से बाहर निकाला जाए और किसी तरह एक दफा आर्मी चीफ साहब जो है वो उनसे गुफ्तगू करें। तो मैं तो यहाँ पे हैरान परेशान होती हूँ कि ये जितनी भी हमारी डीएचए का क्लब रहा है, सिविलियन क्लब की मैं बात कर रही हूँ, डीएचए को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी होती हैं, लेकिन इसको आपने हमारी दिफास और डिफेंस से नहीं जोड़ना। मैं बड़ी कैटेगोरिकली कह रही हूँ और खुल के बात करूँ तो डीएचए की आंटियां, जिनको हर अंकल नुमा बंदे पे, जो कि मेरे तो नाना दादाओं के बराबर हैं, उनके ऊपर इनको क्रश हो जाता है। अब जैसे इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब की क्या उम्र है, मेरी वालदा से भी उम्र में कोई 10-15 साल बड़े हैं वो, मेरी वालदा से भी। तो आप मुझे बताएं कि वो क्या मतलब, वो तो बुजुर्गों में उनका शुमार होता है अगर एज के। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो यूथ लगते हैं कि जी उनके लिए वो यूथ होंगे, हमारे लिए तो नहीं है वो यूथ। भाई जो शख्स जो जिसकी उम्र मेरे माँ बाप से भी बड़ी है और अच्छी खासी बड़ी है, ये नहीं कि जी कोई 2-3 साल का फर्क है, नहीं जी, सालों का फर्क हो। तो आप मुझे ये बताएं कि वो पता नहीं पीटीआई के यूथियास के लिए वो यूथ हो सकते हैं, मेरे लिए तो वो नहीं हो सकते। तो अब जो उस एज ग्रुप में ये आंटियों के ही क्रश हो सकते हैं, हम जैसी लड़कियों के तो क्रश नहीं हो सकते ये एज ग्रुप। तो ये डीएचए की आंटियों के ही क्रश हैं कि जो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि अगर वाकई जेन्युइनली लतीफ़ खोसा साहब ने इलेक्शन जीता डीएचए का और ख्वाजा साद रफीक साहब के मद्दे मुकाबले इलेक्शन जीता, तो मैं सिर्फ जी डीएचए की आंटियों को सलाम ही पेश कर सकती हूँ कि जी माशाल्लाह, आपने, आपके पता नहीं क्या क्या क्रश हैं और क्या क्या जो आपने क्रश के चक्कर के अंदर आपने जो है जो वोट इधर से उधर किए हैं, जो सीधी सी बात है। तो आप देख लें उनका कि ये कौन सी ज़मीनी लड़ाई थी। भाई ज़मीनी हो या ना हो, द पॉइंट इज कि लुक एट द टाइम एंड एज। हमने भारत को नाकाबिले तलाफी शिकस्त दी है और आप अपना बुग़्ज़ फौज के खिलाफ जो है निकालने से, और ख़ास तौर पे फौज भी छोड़ दें, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ निकालने से आप बाज नहीं आएंगे। तो फिर आप कहते हैं हमारे लीडर को आसानी दो, क्या लोगे तुम, हाँ बताओ क्या हमें दोगे, क्या लेना है, क्या आपको दें कि जी आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे जेल से। कमाल ही हो गया। वो तो ख्वाजा साद रफीक साहब का भला हो, उन्होंने ग्रेस दिखाई, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, जिसके ऊपर मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया उस टाइम पे। मतलब इट वाज वेरी हार्ट टचिंग कि एक सही उन्होंने सियासतदान और एक सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने मुजाहिरा किया कि ठीक है भाई, आई विल नॉट गो इन एनी रिव्यू, मुझे कोई री इलेक्शन नहीं चाहिए, कोई रिव्यू नहीं चाहिए, मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ख्वाजा साद रफीक साहब आप कहते हैं कि जी मैं अपनी हार को नहीं तस्लीम करता, मैं री इलेक्शन में जा रहा हूँ, मैं रिव्यू में जा रहा हूँ, मैं कुछ भी, मतलब अगर इसके ऊपर करते तो आपको क्या लगता है कि लतीफ़ खोसा साहब की जो सीट है वो मुतनाज़ा ना होती, उसके ऊपर उंगलियां ना उठाई जाती? तो ये था, एक ज़र्फ था, एक ऐसी चीज़ थी जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए सियासत के अंदर। तो भाई मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये किस किस्म की सूरत हाल है। वो इस वजह से क्योंकि जी 5 तारीख को लेके 5 जून को लेकर के फिर से क्योंकि सज़ा मौतली की जो दरखास्तें हैं वो लगी हुई हैं इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, ये अलकादर ट्रस्ट वाले मामले में, और इसके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि जी बस जी इनकी तो ज़मानत हो जानी है। ज़मानत का मतलब डेफिनेटली इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव यही लिया जाता है कि ज़मानत होगी तो मतलब अडियाला से बाहर आ गए वो, लेकिन बहुत ये सीन नहीं है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि ऐसा नहीं है। अगर आप वकला से भी बात करते तो ऐसे नहीं। तो ये जो है ना कि अभी जो आज जो ये 9 मई के हवाले से फैसले आए हैं, फिर लतीफ़ खोसा साहब के जो ये बयानबाजियाँ चल रही हैं और पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं फ़ौज के ऊपर और फील्ड मार्शल के ऊपर और फजूल किस्म की मंतक और लॉजिक चल रही है। सो ये वो इशारे हैं और ये वाज़े निशानियाँ हैं कि सख्ती बढ़ने वाली है, और ऐसी सख्ती बढ़ने वाली है कि इमरान खान कितनी देर जेल में रहेंगे? भाई इमरान खान बहुत देर जेल में रहेंगे, क्योंकि अभी 9 मई का तो काम शुरू हुआ है भाई। फौजी अदालतें बाकायदा तौर पर अभी इस पे शुरू होनी है, फौजी अदालत में बाकायदा तौर पर ये मामला चलना है इमरान खान का। एंड नॉट टू फॉरगेट द फेमस जनरल फैज हमीद का केस, उसके अंदर भी चलना है। तो मतलब अगर हर केस की अलग अलग सजा लें या कलेक्टिवली भी अगर आप सजा को कैलकुलेट करें तो इमरान खान काफी टाइम तक, काफी सालों तक अडियाला के चांसलर रहने वाले।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।